नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बास की तरफ से आप सभी का 10वीं क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज, यानी कि एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ की अवस्था में चेंज होता है, जैसे ठोस से द्रव में, या द्रव से गैस के अंदर चला जाए, या ठोस से सीधा गैस में चला जाए। यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें पदार्थ की अवस्था में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, यानी कि कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है। लेकिन दूसरा था हमारे पास रासायनिक परिवर्तन, यानी कि वे परिवर्तन जिसके अंदर कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है। वो नया पदार्थ बनते वक्त पदार्थ की अवस्था में भी चेंज हो सकता है, उसके रंग में भी चेंज हो सकता है, उसकी प्रकृति भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो जो रासायनिक परिवर्तन है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक किस में बदल जाए, उत्पाद में। जैसे आप लोगों ने घरों में देखा होगा, दूध की हम दही बनाते हैं, तो दूध का दही में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन है। और इसी प्रकार से लोहे को जंग लगना, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। किसी भी ईंधन का जलना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। भोजन का पकना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पचना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो हम शुरुआत करते हैं बेटा, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं। अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं। उन्हें रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे दूध जो है किस में बदल गया बेटा, दही में। तो जो पदार्थ हम किसी भी अभिक्रिया की शुरुआत में लेते हैं उसको बोलते हैं बेटा अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। इसी प्रकार से कोयले का जलना कार्बन वायु की उपस्थिति में किस में बदल गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ऊष्मा, यानी कि ये दहन अभिक्रिया हो गई। ये हमारे पास कोयला था और ये वायु की उपस्थिति में इसका दहन हो गया, ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से मान लीजिए बेटा हमारे पास हमने चूना पत्थर ले लिया, CaCO3 चूना पत्थर था,
इसको हमने गर्म कर दिया और गर्म करने पर ये टूट गया। किसके अंदर? CaO प्लस CO। ये हमारे पास चूना पत्थर और ये चूना और ये कार्बन डाइऑक्साइड बने। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक किसमें बदल जाए बेटा? उत्पाद। तो यहाँ पे शब्द आ गया हमारे पास अभिकारक, यानी कि किसी भी रिएक्शन को शुरू होने से पहले जो हम पदार्थ लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। यानी कि जिसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है वो अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो ऐसे अभिक्रियाएं जिसके अंदर क्या हो? अभिकारक किसमें बदल जाए बेटा? उत्पाद के अंदर बदल जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। अब यहाँ पे दूसरा जो शब्द आया हमारे पास, रासायनिक समीकरण। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे हमने कहा कि भाई कोयला प्लस वायु क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो तत्वों के चिन्ह हैं उसके रूप में निरूपित करना, प्रदर्शित करना, लिख देना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो दूसरा हमारे पास जो प्रश्न आता है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? देखिए, रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकात्मक रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के प्रतीकों के रूप में निरूपित करते हैं या लिखते हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमने कहा बेटा कि कार्बन वायु में दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा देता है। कार्बन का वायु में दहन करने पर क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा देता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। यदि हम इस रासायनिक अभिक्रिया को कार्बन के, वायु के, इनके जो तत्व या यौगिक हैं उनके सूत्र के द्वारा लिख देंगे तो जो समीकरण बनेगा
जो इक्वेशन बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। तो जैसे हमें पता है बेटा, कार्बन का जो चिन्ह है C होता है, और वायु दहन के लिए कौन सी, वायु के अंदर वैसे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मेन होती हैं, लेकिन दहन में कौन मदद करती है हमारी, ऑक्सीजन। इसका दहन हो गया, और दहन होने पर इसने क्या बना दिया बेटा, कार्बन और डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन कितनी है इसमें, 2, और साथ में क्या आ गया बेटा, ऊष्मा। तो ये हमारे पास क्या बन गए, रासायनिक समीकरण। एक रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के प्रतीकों के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण के अंदर जो है तत्वों की अवस्था को निरूपित करते हैं। वो जो अभिकारक और उत्पाद हैं वो ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं। तो जैसे यहाँ पे कोयला, ये समान एस का मतलब क्या बेटा, सॉलिड है, ठोस अवस्था में है। ऑक्सीजन जो है गैस की फॉर्म में है, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। और यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है। तो एस का मतलब जो है ठोस होता है, जी का मतलब क्या है, गैस होता है, और एल का मतलब है लिक्विड होता है, यानी कि द्रव अवस्था। और ए क्यू यदि मिल जाएगा तो इसका मतलब होता है एक्वस, जिसको पानी में घोल के अंदर बोलते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन, ए क्यू जहां भी होगा वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा। एस का मतलब ठोस, जी का मतलब गैस, एल का मतलब है द्रव। तो जो भी हमारे अभिकारक और उत्पाद हैं उनके नीचे, यानी कि उनकी अवस्था को भी हम क्या करते हैं, साथ में लिख देते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के प्रतीकों के रूप में लिख देना, निरूपित कर देना क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे जो है रासायनिक समीकरण को हम दो कैटेगरी में विभाजित करते हैं। एक होता है बेटा संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा क्या होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो क्या होते हैं संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित, जहां पे संतुलन बना हुआ हो, संतुलन किसके बीच में बना हुआ हो, यानी कि अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं के बीच में संतुलन बन गया हो। तो रासायनिक समीकरण जो है दो प्रकार से हमने इनको वर्गीकृत कर दिया। ये रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को हमने दो प्रकार से, एक होते बेटा संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा है हमारे पास असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या मतलब है संतुलित और असंतुलित। मान लीजिए बेटा मैंने पहले ये लिख दिया कि भाई जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो आपस में रिएक्शन करके इन्होंने बना दिया बेटा H2O। ये भी गैस थी, ये भी गैस है, और ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया। यानी कि द्रव अवस्था में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया भाई, वाटर बना दिया, पानी बना दिया। अब संतुलित का मतलब क्या है, मान लीजिए बेटा ये हमारे पास पुराने जमाने की एक तराजू नहीं है। अब इस वेइंग बैलेंस में संतुलन क्यों जरूरी होता है। अब इस पलड़े के अंदर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, और ऑक्सीजन के भी कितने हैं, 2। कहने का मतलब है इस पलड़े में 2 तो हाइड्रोजन हैं और 2 क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। इस पलड़े के अंदर जो है हाइड्रोजन कितनी है,
2 और ऑक्सीजन कितनी है 1। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कम रह गया। यानी कि हम दुकान के ऊपर कुछ सामान लेने जाते हैं और हमने मान लीजिए भाई 1 किलो चीनी ले ली। 1 किलो चीनी के लिए दुकानदार को बोलते हैं, तो यदि ये पलड़ा नीचे की तरफ है, मान लीजिए ऐसे हो जाए, तो दुकानदार दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि वो ज्यादा है। और यदि मान लीजिए ये पलड़ा जो है यहाँ पे है, ऊपर है थोड़ा सा, तो हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने पूरा वेटेज नहीं दिया। तो संतुलन जरूरी है, यानी कि इधर जितना है इधर भी उतना ही होना चाहिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? वे समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्वों के परमाणु अभिकारक में और उत्पाद में क्या हो? बराबर बराबर संख्या में हो। यानी कि जो बाएं तरफ और दाएं तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो बेटा? बराबर बराबर हो। उस समीकरण को तो क्या कहेंगे? संतुलित। और जिसमें बराबर बराबर नहीं है वो क्या देंगे? असंतुलित। तो यहाँ पे इस साइड में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इस साइड में कितना है? 1 परमाणु है। तो ये कम ज्यादा हो गए हैं, दोनों साइड में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर नहीं है, तो ये समीकरण कैसा हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। तो परिभाषा लिखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इनमें अभिकारकों व उत्पादों में प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर होती है। बराबर बराबर होती है। जैसे हमने लिखा बेटा H2+O2, इसने बना दिया 2H2O। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो इधर 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। और इधर भी हाइड्रोजन कितनी है? 4 है। और ऑक्सीजन कितनी है? 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं दोनों साइड में क्या है? बराबर बराबर है। तो वे समीकरण यानी कि इन समीकरणों में अभिकारक, ये हमारे पास अभिकारक हो गया, ये क्या हो गया? उत्पाद। अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर बराबर होती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दूसरा हमारे पास असंतुलित रासायनिक समीकरण। इनमें अभिकारकों व उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या इनमें अभिकारकों व उत्पादों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर नहीं होती है। नहीं होती है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन H2+O2 और ये H2O बन गया, तो हमारे पास यहाँ पे जो है हाइड्रोजन कितनी है? 2 है। और ऑक्सीजन भी कितनी है? 2 है। लेकिन
उत्पाद के अंदर हाइड्रोजन कितनी है? 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन कितनी है? 1 है। तो इसमें उत्पाद के अंदर 1 ऑक्सीजन कम है, तो इसलिए ये क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब जो है हमारे पास अगला प्रश्न आता है बेटा, हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं रासायनिक समीकरणों के संतुलन का क्या महत्व है, या संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। तो यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरणों का महत्व क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ गई, और यदि ना करें तो क्या दिक्कत आ सकती है, ये हमारे पास प्रश्न है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों आवश्यक हैं, या संतुलित रासायनिक समीकरणों का संतुलित रासायनिक समीकरणों का महत्व क्यों आवश्यक है। सबसे पहले, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। कहने का मतलब है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब है अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान की क्या होगा? बराबर होगा। और जब तक रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होंगे उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होगा। तो इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लागू करने के लिए, यानी कि उसके ऊपर प्रतिपादित होने के लिए हमें रासायनिक समीकरण के संतुलन की आवश्यकता होती है। तो पहला नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान संरक्षण का नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। अर्थात द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होता है? उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रतिपादित करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए आवश्यक है। दूसरा, संतुलित रासायनिक समीकरण एक अभिक्रिया की पूर्ण जानकारी देता है।
यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की पूर्ण जानकारी के लिए रासायनिक समीकरण का संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पूर्ण जानकारी देते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पूर्ण जानकारी के लिए रासायनिक समीकरणों का संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। ये हमें ये बताते हैं कि भाई किसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, कौन सा जो है ठोस बन गया, कौन सी गैस बनी है, कौन सा लिक्विड बना है, कितने तापमान पे हुआ है, वो सब कुछ ये संतुलित रासायनिक समीकरण प्रतिपादित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन क्यों आवश्यक है बेटा? एक तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे लागू रखने के लिए रासायनिक समीकरण का संतुलित होना बहुत जरूरी है, और दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण किसी भी अभिक्रिया की पूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो एक रासायनिक अभिक्रिया की पूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए भी रासायनिक समीकरणों का संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक रहेगा, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये शुरुआत है बेटा, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। यदि किसी भी बच्चे को विज्ञान के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मेरा जो नंबर है वो ये रहेगा 9813547787। ये जो वीडियो है आपको YouTube चैनल पे भी मिल जाएगी, और आपके अपने YouTube चैनल का नाम है बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स। इसका मैं लिंक भी आपको शेयर करूंगा, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।